तो सुदामा, समझा तो चाणक्य, और रूठा तो रावण। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज बात हो रही है बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के नए जातीय समीकरण, जिसको सोशल इंजीनियरिंग का भी नाम देते हैं और कुछ लोग उसको पॉलिटिकल सोशल साइंस के नाम से भी जानते हैं। तो दरअसल मायावती ने इस बार अपना इरादा बिल्कुल साफ कर दिया है कि सोशल इंजीनियरिंग के 2007 के फार्मूले पर मायावती वापस लौट आई हैं, जहां पर दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम और ठाकुर समाज के गठजोड़ का मायावती ने आज प्रॉपर तरीके से, एक आधिकारिक तौर पर तो नहीं कहा, लेकिन प्रॉपर तरीके से उन्होंने आज जिस तरह राज्यसभा और एमएलसी के प्रत्याशियों के नाम तय किए, उससे अब ये बात स्पष्ट हो गई है कि मायावती दलित और ब्राह्मण गठजोड़ को लेकर बेहद गंभीर हैं और शायद इसी वजह से बीएसपी के भीतर ब्राह्मणों के सबसे बड़े चेहरे सतीश चंद्र मिश्रा को तीसरी बार राज्यसभा भेजकर मायावती ने ब्राह्मणों के बीच ये संदेश देने की कोशिश की है कि दूसरी पार्टियों में भले ही उपेक्षा मिल रही हो, लेकिन बीएसपी के भीतर ब्राह्मणों को सम्मान देकर मायावती ने एक लाइन खींचने की कोशिश की। दूसरी तरफ मायावती ने अपनी जो उनका ट्रेडिशनल वोट बैंक है, परंपरागत वोट बैंक है शेड्यूल्ड कास्ट का, उसको भी ये समझाने की कोशिश की कि पार्टी अपने वोट के बेस बैंक पर कभी जो है नहीं कर सकती, और शायद इसी वजह से अधिकांश और सीटों पर जितने भी राज्यसभा या एमएलसी की हुई हैं उस पर शेड्यूल्ड कास्ट के लोग भी भेजे गए हैं। अशोक सिद्धार्थ को राज्यसभा भेजकर मायावती ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो ग्रास रूट से आने वाले वर्कर्स पर बहुत ध्यान देती हैं। एमएलसी की सूची पर भी मायावती ने यही किया। तो क्या अब ये स्थिति उत्तर प्रदेश में स्पष्ट है कि मायावती दलित ब्राह्मण का मजबूत गठजोड़ के जरिए उत्तर प्रदेश में 2007 के फार्मूले पर लौट रही हैं, या मायावती की रणनीति कुछ और है? इसी खास विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ चार महत्वपूर्ण मेहमान आज स्टूडियो में। मेरे साथ डॉक्टर अनूप भारतीया हैं, बहुत जाने माने दलित चिंतक हैं। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि मायावती दरअसल एक्चुअल में चाहती क्या हैं। मेरे साथ ललई यादव, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री ऊर्जा विभाग के और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अशोक सिंह, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता, जो खुद भी शेड्यूल्ड कास्ट समाज से आते हैं, मेरे साथ स्टूडियो में विशेष तौर पर मौजूद हैं। और भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता आईपी सिंह मेरे साथ स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डॉक्टर भारती, मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत आपसे ही करना चाहता हूँ, और क्या आप भी ये बात मानते हैं कि मायावती अब 2007 के अपने की जो सोशल इंजीनियरिंग थी, जिसके जरिए बहुत रिकॉर्ड मतों के साथ, बहुमत के साथ वो सत्ता में आई थी 2007 में, तो क्या ये उसी का दोबारा वो रिपीट करने की कोशिश कर रही हैं? सामाजिक इंजीनियरिंग के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो थोड़ा सा इसमें विभ्रम पैदा होता है, क्योंकि जो परिदृश्य यहाँ पे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में या भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये पूरी तरह से राजनीतिक परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। जहाँ तक मैंने इसके बारे में पढ़ा वगैरह है तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि सामाजिक जो सोशल इंजीनियरिंग शब्द है उसका उपयोग मुख्य रूप से सामाजिक समस्याओं के समाधान करने के लिए सबसे पहले, जहाँ तक मैंने ध्यान दिया है कि 1894 के आसपास एक मार्कन करके एक डच इंडस्ट्रियलिस्ट हुए हैं, उन्होंने इसका उपयोग किया था। तो उन्होंने सीधे सीधे एक शब्द की लाइन की बात की थी कि टू हैंडल द ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑन द अर्थ, कि जो पृथ्वी पर है उन पर रहने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया सके। राजनीति भी तो डॉक्टर भारती समस्या ही बन गई है देश। हाँ, इसीलिए उसको परिप्रेक्ष्य देखिए अलग है बिल्कुल। उस वेस्टर्न कंट्रीज में जो यूज किया गया वो सामाजिक समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में यूज किया गया, यहाँ पर राजनीतिक परिदृश्य में यूज किया गया। और खास बात है कि यहाँ पर जो राजनीतिक परिदृश्य के रूप में अगर देखा जाए तो ये चीज है कि यहाँ पे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो अवधारणा को लागू किया गया कि इसमें सभी लोगों की प्रतिभागिता रहे, सहभागिता रहे और सभी वर्गों के लोगों को सम्मिलित करते हुए उनको जो आगे बढ़ाया जाए उसके माध्यम से। लगता है कि अपनी रणनीति में कुछ कामयाब हो पाएंगे? देखिए, रणनीति के बारे में पुराना कार्ड चला है उन्होंने। हाँ, नहीं, पुराना कार्ड तो चला है, मगर पुराना कार्ड अगर चला होता तो 2000 का इलेक्शन, 2012 का जो इलेक्शन हुआ तो उसमें भी चल जाना चाहिए था, तो उसमें कहीं ना कहीं फेल हुआ। तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो हो सकता है कि चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता है, मगर आज के मुद्दे बहुत अलग अलग है। ओके, ललई यादव, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि मायावती ने जिन आज दलित और ब्राह्मण गठजोड़ का जिस तरह से एक तरीके से आधिकारिक तो नहीं लेकिन ऐलान तो कर ही दिया है, क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा को राज्यसभा में बड़े बहुत धूम धमाके के साथ भेजकर अब ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि ब्राह्मण समाज को मायावती लुभाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। आपके पास क्या विकल्प है? देखिए, पहली बात तो ये है कि सतीश चंद्र मिश्रा जी पूरे ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। अपनी पार्टी में तो करते हैं। अब वो
वहाँ जो आप लोगों ने बार बार कहा कि मायावती जी सोशल इंजीनियरिंग का काम करती हैं, सोशल इंजीनियरिंग का वहाँ नहीं होता, वहाँ इकोनॉमिकल इंजीनियरिंग चलती है और जिससे सभी लोग परिचित हों। कहीं कोई सोशल इंजीनियरिंग नहीं उनकी है। आप विधानसभा के चुनाव के टिकट उनकी पार्टी में बांटे जा रहे हैं। आप व्यक्तिगत जब सबसे संपर्क करेंगे तो लगेगा सब इकोनॉमिकल कारणों से हो रहा है, कोई सोशल कारणों से कुछ नहीं हो रहा। तो आप भी तो सोशल इंजीनियरिंग का बहुत ध्यान रखते हैं। अभी समाजवादी आपकी जो आई सूची है, हालांकि आपके ऊपर आरोप है कि आपने किसी मुसलमान या ब्राह्मण समाज से किसी को नहीं दिया, तो मायावती ने ब्राह्मण को दे के आपको झटका दे दिया। नहीं ब्रजेश जी, मुसलमान की देख लीजिए। 6 देखिए, आपने जो 7 घोषित किए राज्यसभा के, उसमें एक भी मुस्लिम को आपने टिकट नहीं आप दिया। ये बताइए, हालांकि मायावती ने भी राज्यसभा में नहीं दिया। मुनव्वर सलीम, जावेद वो तो जी, पहले दिए थे ना। ये तमाम लोग राज्यसभा में समाजवादी पार्टी से ही गए कि दूसरे दल से गए। और जितना भागीदारी, प्रतिनिधित्व या सत्ता में आने के बाद उनके हितों के लिए समाजवादी पार्टी काम करती है, उतना कोई दूसरा दल नहीं अशोक करता। सिंह, क्या मायावती अपना मायाजाल फैला रही हैं फिर से 2007 वाला? नहीं ब्रजेश जी, सवाल इस बात का है कि 2007 में उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल इस सोशल इंजीनियरिंग को देख चुकी है और इस इंजीनियरिंग में मायावती कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से सफल भी हुई। मगर 2007 में जिस तरीके से सरकार बनी और मायावती जी का रास्ते लग किया गया, क्या हुआ? 3 सीएमओ की हत्या, इंजीनियर की हत्या। अगर मायावती की सोशल इंजीनियरिंग इन सारे मामलों में, तो जो पार्क बनाती हैं उनमें सोशल इंजीनियरिंग कहाँ चली जाती है? बड़ा सवाल एक उठता है। तो उत्तर प्रदेश की जनता बहकावे में आने वाली नहीं है। तमाम सारे प्रयोग ब्रजेश जी उत्तर प्रदेश में आपने भी देखे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता ने देखे हैं। अब प्रयोग उत्तर प्रदेश में नहीं होंगे। लोग विकास चाहते हैं। लोग अब जात और धर्म की राजनीति से ऊब चुके हैं। उत्तर प्रदेश भी लोगों ने 2012 में देख लिया, युवा मुख्यमंत्री भी देख लिया है, यादव सिंह देख लिए हैं, अनिल यादव लोग देख चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। आईपी सिंह, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आपके पास ना इंजीनियरिंग बची है ना इंजीनियर बचे हैं, और अभी जो उपचुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी, और वो भी तब जब बीएसपी चुनाव मैदान में नहीं थी, कांग्रेस भी नॉन सीरियस थी चुनाव लड़ने में, उसके बावजूद आप 2 में से 1 भी सीट नहीं जीत पाए। देखिए, मैं डॉक्टर अनूप जी को भी सुन रहा था, वो यूनिवर्सिटी में भी हमारे समय थे, अब तो यूनिवर्सिटी में रीडर हैं, और जिस सोशल इंजीनियरिंग की उन्होंने बात की, अगर उस सोशल इंजीनियरिंग पे अशोक सिद्धार्थ और दिनेश चंद्रा, ये 2 मायावती जी के कुड़ कमीन हैं, ये कोऑर्डिनेटर हैं। और तीसरा नाम क्या होता है? कुड़ कमीन मतलब पैसा वसूल कर लाकर, जिस आर्थिक फोरम की बात ललई जी कर रहे थे कि वहां एक ही इंजीनियरिंग है, वो इकोनॉमिकल इंजीनियरिंग है। मतलब लेकिन मैं अभी 1 मिनट में हुआ मेरा। जी प्लीज। दूसरा, सतीश चंद्र मिश्रा भारतीय जनता पार्टी में भी रहे हैं, और 2003 में जब दोनों के गठबंधन में हमारे साथ मायावती आई, उसी समय जब ताज कॉरिडोर का मामला आया तो कहीं कोई संबंध न आ जाए। मुझे एक बात बताओ, सीबीआई, जस्ट लिसन प्लीज। सीबीआई इन लोगों को फेस बचाने के लिए फेस, अगर इनको ले आना था ब्रजेश पाठक को ले आते, चंद्र प्रकाश मिश्रा मटियारी को ले आते, तमाम गरीब ब्राह्मणों को ले आते, और सतीश चंद्र मिश्रा ने 2007 से 2008 का अगर सत्ता, मैं आपसे एक चीज ये समझना चाहता हूं, बहन को महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया, अपने निकटस्थ लोगों को, एक मिनट, इंजीनियरिंग कॉलेज, निकटस्थ लोगों को ओबलाइज करने का काम ये किया। समझना चाहता हूं, इसलिए ये भारतीय जनता सोशल पार्टी इंजीनियरिंग ने, नहीं, प्लीज ये ऑर्गेनाइजेशन है। लिसन, जी। आपने तो ब्राह्मण समाज के जो आपके अध्यक्ष थे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, 80 में 73 सीट जीता कर लाए, आपने उनको बड़ी अपमानजनक तरीके से लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बीजेपी ने हटा दिया, और उनका रिप्लेसमेंट भी आपने ओबीसी से दिया। बिल्कुल। तो आप कैसे मायावती पर उंगली उठा सकते हैं? आप उसको सुन लीजिए। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी पिछले करीब 28 वर्षों में ऐसे अध्यक्ष रहे जिसका सबसे बड़ा कार्यकाल है। उनका कार्यकाल दिसंबर 3 दिसंबर को पूरा हो रहा था। 4-6 महीने उन्हें और अवसर मिला। आगे भी वो राष्ट्रीय टीम में आने वाले हैं, आगे भी वो भारतीय जनता पार्टी में डॉक्टर अनूप भारती काम करेंगे। डॉक्टर अनूप भारती, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि मायावती का इस बार की राजनीति में, और खासतौर पर जब उत्तर प्रदेश में 2017 के स्टार्टिंग में असेंबली इलेक्शंस होंगे, उस वक्त मायावती का एजेंडा क्या रहेगा? मायावती जी का एजेंडा जो है मेरे ख्याल से विकास का क्या मुद्दा जाति का है। एजेंडा है, या विकास पर जाएंगी, या जो मायावती का मूल तरीका था काम करने का, स्मारक बनवाना, दूसरे एजेंडे चलाना, अब क्या उससे विमुख नहीं? तो इसका तो उन्होंने खुद ही उल्लेख कर दिया है कि हम जो है 14 अप्रैल तक की जो वो हुई थी, रैली हुई थी अम्बेडकर जी की उस जन्म दिवस पर, उन्होंने खुद ही कहा कि पार्क वगैरह का निर्माण ज़्यादा नहीं किया जाएगा, और मुख्य रूप से लॉ एंड ऑर्डर पर फोकस कर रही हैं और विकास के मुद्दे को लेकर के आगे चल रही हैं, और ये समझ भी रही हैं इस बात को कि आज का जो युवा है, या कह लीजिए बाकी लोग जो बदलाव की बात कर रहे हैं,
उसमें विकास मुद्दा लेकर के चलना ही पड़ेगा। दलित प्रतिनिधित्व की जहाँ तक बात आती है कि वो स्वाभिमान की बात किया जाता करते, स्वाभिमान की सहभागिता हो, मगर आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाएगा तो विकास के मुद्दे को नकारा नहीं जा सकता और इसी को आगे लेकर के चलना पड़ेगा हर हालत में। और यही प्रत्येक जगह का कह सकते हैं कि आज की मांग भी है। और अगर ये काम अगर नहीं किया जाएगा विकास के मुद्दे को लेकर के तो निश्चित रूप से जो है तो क्या मायावती इन सब चीज़ों से सबक लेंगी, जो पश्चिम बंगाल में हुआ, जो तमिलनाडु में हुआ, जो मध्य प्रदेश में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, गुजरात में हुआ? सरकारें जो अच्छा काम कर रही हैं उनको जनता कंटिन्यू करती है। हाँ, निश्चित रूप से तो मायावती ने जो गलतियां की क्या वो उससे सबक लेंगी? हाँ, निश्चित रूप से सीखेंगे। देखिए, परिदृश्य बिल्कुल बदल चुका है। आप थोड़ा सा एमपी का इलेक्शन अगर देखिए कि जहाँ पे शिवराज सिंह जी आप कह सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और एक जगह का इलेक्शन हुआ, मुझे जगह याद नहीं आ पा रही है, कि जहाँ पे कांग्रेस के एक प्रतिभागी के द्वारा कम से कम 1 लाख वोट से वो बीजेपी के कैंडिडेट हार गए। और उसके बाद जो है महू का जो 14 अप्रैल की वो हुआ, कह सकते हैं कि रैली आयोजित की गई, और वहाँ पर जो है शिवराज जी के माध्यम से भी कह दिया गया कि रविदास जयंती हो रही, रविदास जयंती पर जो पूरी तरीके से मंदिर बनवाया जाएगा और बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसका प्रभाव देखने को ये मिला कि मैहर की जो सीट थी वो बीजेपी ने निकाली। तो एक तरीके से ये जरूर देखा जा रहा है कि दलित ये जानते हैं कि उनके जो 35-40% जो वोट हैं, जो मायावती जी के बारे में अगर देखा जाए तो उनके वोट तो अपने लगते हैं कि उनको मिलने चाहिए। जो 15-20% पे जो कह सकते हैं कि जो अपर कास्ट वाली चीज़ बात रही, जिन पे जो है फोकस कर रहे हैं, तो वो जो सहभागिता के द्वारा, प्रतिनिधित्व के द्वारा वो सोचती है कि हमको मिल जाएंगे तो हमारा वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ेगा और हम निश्चित रूप से जो है सरकार बनाने के लिए काबिल हो जाएंगे। लल्लू यादव, क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार ने इतना काम किया है कि आप मायावती को ठीक से जवाब दे पाए? देखिए, पहली बात तो मैं बता, अच्छा, दूसरा जो अंदरूनी झगड़े हैं सब कब खत्म करेंगे आप लोग? कोई अंदरूनी झगड़ा नहीं है, कहीं अंदरूनी झगड़ा नहीं है। सबसे ज्यादा लोकतंत्र समाजवादी पार्टी में है, लोकतांत्रिक तरीके से सारी बात होती है, कहीं कोई झगड़ा नहीं है। पर मुझे तो कोई बता रहा था कि नेताजी घर के अंदर से टाइप करा के एक सूची लाए थे, सबको पकड़ा दिए, सब उसी को हाँ करके चले आए। कहीं कोई ऐसी बात नहीं, नेताजी सर्वोच्च हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी आपने कहा कि 34-35% वोट, मायावती जी जिस दलित की बात करती हैं उन दलितों में भी एक जाति की राजनीति करती हैं। मैं कहने मुझे कोई संकोच नहीं है, वो संपूर्ण दलितों की राजनीति नहीं करती, उसमें भी एक जाति की राजनीति करती हैं। तो संपूर्ण दलित भी उनके साथ नहीं है। जहां तक विकास की बात है, हम तो चाहते हैं विकास के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, और यदि विकास के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा तो इस बार हम लोग पिछली बार से ज्यादा संख्या में समाजवादी पार्टी के विधायक चुनकर आएंगे। अशोक सिंह, मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि कांग्रेस की स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि सभी पार्टियों की रणनीति, उनके मुद्दे, उनकी सोशल इंजीनियरिंग सबकी स्पष्ट हो चुकी है, समाजवादी पार्टी की भी, बीजेपी की भी, और अब बीएसपी ने भी एकदम स्पष्ट कर दिया है। मुझे लगता है इतना कंफ्यूजन आपके यहाँ क्यों है और इतना नॉन सीरियस होकर कांग्रेस चुनाव क्यों लड़ रही है? नहीं ब्रजेश जी, सबसे पहले लल्लू यादव जी को 22 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश चैनल को देख रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि सबसे ज्यादा दलित विधायक समाजवादी पार्टी में जीत के आए थे, और सबसे ज्यादा अगर उत्पीड़न हुआ है उत्तर प्रदेश में, हत्या और लूट हुई है, दलितों की इज्जत लूटी गई है, तो सरकार में लूटी गई है, थानों में लूटी गई है, क्या कार्रवाई हुई है? बोलने का अधिकार नहीं है इनकी पार्टी में, विधायकों को बोलने का अधिकार नहीं है। गाजियाबाद से लेकर चले जाइए और सोनभद्र तक एक वर्ग के लोग थानेदार, एसपी और डीएम नियुक्त हैं। कैमरे पे बोलिए। मैं नहीं बोल रहा था, जब आप बोल रहे थे। आज हालत क्या है, दोनों दलों ने, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, लूटने का काम किया है प्रदेश में। तो अब बदलाव की बयार है। एक युवा मुख्यमंत्री को देख चुके हैं, पत्रकार जला के मार दिए गए, ये है उत्तर प्रदेश, और 3 सीएमओ की हत्या। तो आप सीरियस क्यों नहीं है फिर लड़ने के लिए चुनाव? हम चुनाव में जा रहे हैं, पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है हमारे पास। लल्लू यादव प्लीज, यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की जनता को ठगा सा महसूस किया जा रहा है, और आज हालात है उत्तर प्रदेश में बदलाव की। अशोक सिंह, लल्लू यादव आप जवाब दीजिए इनका 20 सेकंड। बिल्कुल इनकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। ये लोग, इनके पास तो कांग्रेसियों के पास कुछ बचा नहीं है। अभी 2 बाई इलेक्शन हुए हैं, आप कह रहे हैं कि सीरियस होकर नहीं लड़े। गाजीपुर के उपचुनाव में मैं स्वयं था, बहुत सीरियस होकर ये लोग चुनाव लड़ रहे थे, और आपने देखा होगा कितनी बुरी तरह से इनकी जमानतें जा रही हैं, जमानतें जब्त हो रही हैं। ओके, आईपी सिंह, मैं आपसे समझना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जितने भी चुनाव हो रहे हैं, लगातार आपको बड़ी बुरी तरह पराजय का उत्तर प्रदेश में सामना करना पड़ रहा है। मैं फिर आपको याद दिला रहा हूँ कि अभी जो चुनाव हुए, उपचुनाव, जंगीपुर और बिलारी, कोई मैदान में नहीं था, आप फिर भी समाजवादी पार्टी को नहीं हरा पाए। आप बहुत बात करते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है, आपके जो नए नए अध्यक्ष बने हैं केशव मौर्य, वो भी दौरा कराए, आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता घूम आए, उसके बावजूद आप मुंह की खा गए।
देखिए जंगीपुर, तो इसका मतलब जनता आपके साथ उतनी नहीं है ना जो आप एक्सपेक्ट और हाइप क्रिएट कर रहे हैं। देखिए जंगीपुर या बिलारी की जो बात करें, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा चुनाव लड़ी है, नैरो मार्जिन से हमारी डिफीट हुई हार है। तो हार है ना। और एक मिनट 2007 से 2012 के बीच अगर ललई यादव और इनकी पार्टी समाजवादी पार्टी इतनी मजबूत पार्टी थी, क्यों नहीं कोई उपचुनाव जीत लिया? उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का मतलब होता है सत्ता। तो न लड़ते आप, और जैसे मायावती नहीं लड़ती। बिल्कुल, अरे मायावती जी, ये एक्सपेरिमेंट एक बार हो गया, अब बार बार नहीं होने वाला, क्योंकि वो अपनी भाई को बचा ले और उसके बाद जो सम्मान आने वाला उसी इंतजार में उनके दिन रात कट जाते हैं। उत्तर प्रदेश ये नराचम का सबसे बड़ा घोटाला हुआ, उसमें वो बच गई, उनका भाई बच गया, और सबसे बड़ा जो आईएएस टॉपर था वो ब्राह्मण थे, प्रदीप शुक्ला, और प्रदीप शुक्ला 2 साल तक जेल में रहे। ब्राह्मणों की चिंता क्यों नहीं मायावती ने कर लिया? भ्रष्ट जो है, अगर वो पैसा मायावती के खाते में गया तो उसकी तो जाति से मायावती नहीं क्यों नहीं जेल गई? प्रदीप शुक्ला क्यों जेल गए? लेकिन मायावती मुसीबत में छोड़ने का काम करती हैं। मायावती मुसीबत में बाबू सिंह कुशवाहा को भी ठोकर मारने का काम किया, चाहे जुगल किशोर हो, उन्हें भी ठोकर मारने का काम किया। स्वामी प्रसाद मौर्य भी देर से निकाले जाएंगे। आईपी सिंह लिसन, आपसे मैं पूछ रहा था कि आप इतनी बुरी तरह चुनाव क्यों हार गए? आप अपने बजाय मायावती से इतना नाराज क्यों हैं? बुरी तरह बिल्कुल चुनाव नहीं, हम बहुत मजबूत चुनाव लड़े हैं। तो आपका अध्यक्ष जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? 10,000 वोट पाए थे, वहां 62,000 वोट पाए हैं, और जितने भी उपचुनाव इधर हुए सब में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की है। आप विश्वास करिए कि 2017 में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। और कौन होगा आपका चेहरा? कौन चेहरा होगा आपका? श्री कौन चेहरा होगा के नेतृत्व में? Who will be the face? कौन? फेस अभी आपने देखा होगा, फेस के आधार पर अगर मायावती जी को जवाब देना था तो स्मृति ईरानी जी ने राज्यसभा और लोकसभा के अंदर ऐसे कहिए ना कि स्मृति ईरानी है। नहीं, बिल्कुल मैं मान लिया। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जब जरूरत होती है तो गृह मंत्री के नाते श्री राजनाथ सिंह जी और तमाम हमारे प्रदेश के नेता जो लगातार लाउड क्यों है, मैं नहीं समझ पा रहा। आप इतने उत्तेजित क्यों हो जा रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा। डॉक्टर भारती, मैं आता हूँ अभी मंत्री जी आप। डॉक्टर भारती, मैं समझना चाह रहा था कि क्या भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है कि उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत है और बीएसपी को वही टक्कर दे सकती है, समाजवादी पार्टी को वही टक्कर दे सकती है? क्या ऐसे कोई इक्वेशंस आपको दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? नहीं, मुझे तो ऐसा कोई आत्मविश्वास है इनका। आत्मविश्वास हो सकता है। देखिए, हर पार्टी का अपना सोचने का नजरिया होता है, और जो भी पार्टी चुनाव लड़ेगी वो अपने पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और चाहेगी कि हम सरकार बनाए। मगर जिस प्रकार से नज़रिया आम लोगों का है, जैसे हम लोग मतलब किसी विश्वविद्यालय स्तर पर हैं, आम लोगों से पूछते पाछते रहते हैं, उस प्रकार से हमको लगता है कि उतना जो है आत्मविश्वास ज़्यादा हो रहा है। हो सकता है कि उतनी सफलता इनको ना प्राप्त हो सके, क्योंकि देखिए बिहार का जो है रहा है चुनाव, उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा असफलता मिली। जो उम्मीद की गई थी उतने ज़्यादा सफल नहीं हो सके। तो ये एक तरीके से अच्छा, अगर ये आउटसाइडर स्मृति ईरानी को फील्ड करते हैं एज ए चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट, तो ये काम करेगा? या फिर आउटसाइडर होने का या अनुभव न होने का या उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई उनका अपनी जमीन न होने का नुकसान होगा? ज़्यादातर देखिए कोई भी हो सकता है कि जो नॉन पार्टिसिपेटिव रहता है, पहले बाहर का आदमी रहता है, उसको जितना ज़्यादा सफलता नहीं प्राप्त हो सकती, जो कि ग्रॉस लिमिट से जुड़ा रहता है। तो इसका कितना समय मायावती लखनऊ और उत्तर प्रदेश में रहती है? साल के 365 दिन का आप हिसाब किताब तो आप पूछ नहीं, आप एक बात अनूप जी क्या बताएंगे? ये क्या बताएंगे? दिल्ली में रहती ये क्यों बताएंगे कि कितना इनको क्या पता थोड़ी ना। मैं ये मेरा प्रश्न है कि वो कभी नहीं रहती, बड़ी बड़ी हवेलियों में और दिल्ली में वो रहती हैं। यहाँ पिकनिक की तरह 2 दिन 3 दिन के लिए आती है। कि कभी अगर आप लोग मिले तो इतनी खटास तो मेरा तात्पर्य बस इतना है कि मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये था कि हाँ, स्मृति ईरानी जी का जो गढ़ रहा है, कह सकते हैं जहाँ से बिलोंग करती हैं, वो बाहरी क्षेत्र है। और मायावती जी का चुनाव हमेशा यहाँ से लड़ती रही है, हमेशा यहाँ की रही, उत्तर प्रदेश से उनका कह सकते राजनीतिक करियर के प्रारंभ ही रहा है। और 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। लेकिन उनकी तुलना जो है स्मृति ईरानी से नहीं सकती। ललई यादव से मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में आपका मुकाबला किससे है? आप बीएसपी के से मुकाबिल हैं या फिर बीजेपी आपके सामने? किसको आप ज्यादा सीरियस पाते हैं? उत्तर प्रदेश में इन दोनों लोग पूरे प्रदेश में हमसे कहीं नहीं लड़ रहे हैं, कहीं कोई लड़ रहा है, पूरी सीट जीत लेंगे, कुछ तो छोड़ दीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, शिवपाल जी ने 100 सीट छोड़ दी, आप कुछ तो छोड़ दीजिए। नहीं, मैं कहीं ये लड़ेंगे कहीं वो लड़ेंगे, मैं ये कह रहा हूँ। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में हमसे नहीं लड़ सकते। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, आप फैजाबाद अयोध्या की लोकसभा की सीट पर बीकापुर की विधानसभा में आप लोकसभा के चुनाव में कितना वोट पाए थे? और जब विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उस लोकसभा के चुनाव के बाद
तो आपकी जमानत जब्त हो जाती है और आप अब कहते हैं आप विधानसभा से अपनी तुलना करते हैं। जमानत 2014 में जनादेश जो मिला उसका सम्मान करिए। 2014 के बाद उपचुनाव 2014 के बाद जो आपका विधानसभा का उपचुनाव हुआ 2007 से 12 के बीच था। विधानसभा के चुनाव में आपकी पार्टी की आप जमानत बताइए जब्त ना हो जाती है। कितनी सीटें कैमरे पे 45 सीटों पर कैमरे पे। उपचुनाव हुए 2007 बीकापुर में से आपकी जमानत जब्त हो जाती कैमरे है। पे। पूरी ताकत के साथ आप लड़ते हैं मिलकर। ललई यादव, ये आरोप है कि कानून व्यवस्था बहुत खराब है और ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है और मायावती की यही यूएसपी है कि कानून व्यवस्था ठीक रखती है। जब विकास के मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश को देश में सबसे आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, इनके पास अब दूसरी कोई बात नहीं बची है। विकास के मुद्दे पर ये लोग बहस नहीं कर सकते हैं। सिफाई का तो ये विकास लोग है, पहले पूरे प्रदेश का विकास हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सड़कें टूटी आती पड़ी है, है। आती आप है। जाइए पूर्वांचल आज में, का पूर्वांचल का आजमगढ़ से हूँ। गौरीघाट आज जाइए, बिजली 40 किलोमीटर 16 घंटे बिजली आती है, 16 घंटे गाँव में अशोक बिजली सिंह, आती है। मैं आपसे ये आप समझना गलत चाह रहा बयान था कर रहे हैं टीवी कि पर। मायावती ने जो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला इस बार तय किया है, ये कमोबेश 2007 के करीब लगता है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस भी कोई इस तरह की तैयारी कर रही है कि आप यहाँ पर मायावती, बीजेपी या समाजवादी पार्टी कोई टक्कर दे पाए। नहीं, कांग्रेस देखिए कभी जात और धर्म की राजनीति कभी नहीं करती है, सबको लेकर सब विश्वास रखती है। सवाल इस बात का ललई यादव जी को, जो कि प्रदेश में सरकार इनकी है, अगर मेट्रो छोड़ दें और आगरा से और लखनऊ तक का हाईवे छोड़ दें तो नहरों में पानी, भाई नहर पहले से थी, पानी आएगा। कितनी हत्याएं हुई हैं, 350 पुलिस वाले मुद्दा क्या बड़ा मारे कानून गए। व्यवस्था है। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में जंगल राज से मुक्ति चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता। लोग नौजवान रोजगार चाहता है। तो कांग्रेस क्या विकल्प दे पलायन रही नहीं है? करे उत्तर प्रदेश की। कांग्रेस हालात विकल्प क्या दे रही है? लखनऊ राजधानी में, माफ करिएगा, लखनऊ राजधानी में लड़कियों को काटा गया है। आपको माफी मांगनी चाहिए उत्तर प्रदेश की जनता से। ललई यादव जी, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट दिया। मंत्री जी, उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट दिया। कर्नाटक की जनता कैमरे पे वोट करनी नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता कर्नाटक में वोट डालने नहीं है। ललई यादव जी, उत्तर प्रदेश में जो हाल है, आप इटावा में देख लीजिए, इटावा में दलितों की हत्या हुई है, पूरी चौकी सस्पेंड हुई है। आप बाकी ना सारे देश के चलन चलाए, आपके पास कुछ नहीं बचा है, चौकी सस्पेंड हुई है, आपके पास कुछ बचा नहीं है। हत्याएं, बलात्कार सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बात करने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचा है। आप परिवार से नहीं बचा है। उत्तर प्रदेश की तो जनता आपको आपको क्या भी कहना समझती है। जो जब विकास के मुद्दे पर आप बहस नहीं कर आप बहस कर सकते। लीजिए ना, मेट्रो आप छोड़ 45 दीजिए। साल आपने आप सरकार बताइए चलाई है। ना, जो हम देख रहे हैं 45 साल उन्हीं आपने पर सड़क सरकार बना रहे चलाई हैं, है। उन्हीं पर सड़क बना रहे हैं आप लोग। 45 साल आपने देखिए, सरकार हमने यादव चलाई। सिंह नहीं उत्तर बनाए प्रदेश लोग। में कुछ नहीं उत्तर किया। प्रदेश में आप और आपके पास अब कुछ है यादव नहीं सिंह है। जैसे लोग, जब कुछ है यादव नहीं, सिंह जैसे लोग पैदा किए यादव आपने। सिंह हमने नहीं पैदा किया। किसने किया? जिसने पैदा Alright, किया उसने please, किया। please. सुप्रीम कोर्ट में हाँ, आपसे अशोक सरकार सिंह, लड़ रही उत्तर थी। प्रदेश में कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आप जब आपके पास क्या कुछ मानते नहीं हैं बचा, कि लखनऊ राजधानी में देश कत्ल की नहीं की अशोक गई? सिंह, आप ले लीजिए। देश की अशोक सबसे सिंह, बड़ी alright, घोटालेबाज alright, पार्टी please. कांग्रेस पार्टी। नहीं, आप बताइए ना। कांग्रेस से बड़ी मंत्री जी, घोटालेबाज please. पार्टी। देखिए, सच हवा में बताइए। घोटाला, मंत्री धरती जी, पर घोटाला, मंत्री जी, धरती के नीचे घोटाला, सच आसमान में घोटाला, सच विचलित सबसे करता बड़ी है। घोटालेबाजी। सच विचलित अशोक करता है। सिंह, ओके शांत। और कांग्रेस के लोग बोले आईपी सिंह, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं सूप तो कि सूप चलाइए बोला जिसमें 72 मायावती छे। के इस माया जाल से निपटने की कोई तैयारी है आपके पास? देखिए आज जो और एजेंडा क्या है आज- भारतीय जनता आज- पार्टी आज जो का? एजेंडा क्या है? आज कार्ड जो मायावती जी खेली है, सिर्फ न्यायिक जांच से बचने के लिए श्री सतीश चंद्र मिश्रा को भेजा है। अपने कोऑर्डिनेटर जो धन कुबेर होते हैं, वसूल के देते हैं, उनको भेजा है। न गरीब ब्राह्मणों को भेजा, न गरीब दलितों को भेजा, न 100 गरीब ब्राह्मणों का भला सतीश चंद्र मिश्रा ने किया, न 100 दलितों का भला मायावती ने किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जाति, पंथ, मजहब और भाषा के आधार पर पर आप राजनीति मुझे करती एक बात है। बताओ, अभी हमने आईपी देखिए सिंह, असम में आईपी पूर्ण सिंह, बहुमत की सरकार भारतीय आईपी सिंह, जनता पार्टी ने आप बनाई मुझे एक बात और बताओ, इतिहास रच दिया है। एक सेकंड, 20 सेकंड में एक आंसर आपसे चाहेंगे। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं जी। कि जिस आपके पार्टी के अध्यक्ष ने 80 में 73 सीटें जिसके परफॉर्मेंस में रही हो, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, आपने क्यों हटाया उनको? लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का प्रमोशन हुआ और क्या राष्ट्रीय प्रमोशन टीम हुआ? में आ रहा है और उत्तर कब आएंगे? प्रदेश में वो अहम आज भूमिका पैदल कर दिया, निभाएंगे। पैदल कर दिया। पार्टी नेतृत्व है अपने कार्यकर्ता और नेताओं की ब्राह्मण की समाज से एक बराबर का तो भला चिंता कर नहीं करता है। पाया। राष्ट्रीय नेतृत्व है, उनके बारे में ठीक फैसला करेगा। अपने एक नेता को तो ठीक से भला कर नहीं पाए, अपमानित करके अध्यक्ष पद से हटाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नहीं, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनूप भारती, सहमत इस बात से। शैलेंद्र यादव, ललई, अशोक सिंह और आईपी सिंह, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस बड़ी परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए। दरअसल इसमें कोई दो राय नहीं कि मायावती ने 2007 का सियासी फार्मूला सोशल इंजीनियरिंग में एक बार फिर से उतारा है और उत्तर प्रदेश में तकरीबन 14 से 15% ब्राह्मण और 22 से 23% के आसपास का शेड्यूल्ड कास्ट समाज और उसके साथ मुस्लिम और ठाकुरों के
वोट बैंक के जरिए मायावती उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज होना चाहती हैं और इस बार उन्होंने वादा भी किया है और दावा भी किया है कि वो सिर्फ विकास की बात करेंगी और कानून व्यवस्था बेहतर रखेंगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई 2017 में बेहद दिलचस्प होने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।